वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज मुझे बहुत खुशी और एक्साइटमेंट महसूस हो रही है, इसलिए कि मैं आपकी मुलाकात अपने जिस फनकार से करवाने जा रही हूँ, जिस मेहमान से कराने जा रही हूँ। एक्चुअली ये सब लोग हमारे दिल में बसते हैं, और क्यों ना बसें, इसलिए कि मेहदी हसन खान साहब ने ना सिर्फ गज़ल को एक नया रंग दिया था, बल्कि पाकिस्तान को एक पहचान दी। पूरी दुनिया में जो गज़ल समझने वाले और गज़ल गायकी के साथ जुड़े हुए लोग थे, जो क्लासिकल म्यूज़िक को समझते थे, जो आवाज़ और सुर की, जिसे कहना चाहिए, कॉम्बिनेशन को समझते थे, उन्होंने उनको भगवान का दर्जा दिया कि भगवान बोलता है इनके लहजे में। शहनशाह गज़ल का लक़ब जो है वो उनके हिस्से में आया, और आज तक उनके जो गाए हुए कलाम है उनको उसी खूबसूरती के साथ निभाना जो एक चैलेंज और एक मुश्किल समझा जाता है। और किसी भी फ़नकार की कमाल गायकी का जो है इजहार ये होता है कि वो मेहदी हसन खान साहब की गाई हुई गज़ल या उनके गाया हुआ कोई गीत जो है वो उसी कमाल के साथ गा सके, जो कि बहुत कम लोग हैं जो एक दावा कर सकें। मैं आज आपसे मुलाकात कराने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें बजा तौर पर मेहदी हसन खान साहब का जानशीन कहा जा रहा है। आप उनके बेटे हैं और एक तवील अरसे के बाद इनसे पाकिस्तान में हमारी मुलाकात होने जा रही है। मैं अपने आज के शो में यहाँ पे वेलकम कहूँगी जनाब कामरान मेहदी हसन साहब का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच कि आज आप पाकिस्तान के टूर पे आए हुए हैं और आपने हमें भी वक्त दी और इज़्ज़त अफजाई की है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलना। जी मैं बहुत मशकूर हूँ आप तमाम लोगों का और सामीन का भी। अच्छा, आपको मालूम था कि हमने मेहदी हसन खान साहब का इंटरव्यू किया हुआ है? जी जी। ये कैसे मालूम था आपका, हालांकि आप साथ तशरीफ नहीं लाए थे? हाँ नहीं, मैं अमेरिका में मैंने देखा आपका प्रोग्राम जी, और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। खैर आपका प्रोग्राम तो बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया में। बहुत सारी फीडबैक्स आती हैं मुझे। तो जब वाली साहब का आपने किया और ख़ास तौर पे उस वक्त में जब वो बीमार थे, उनकी तबीयत नासाज थी, बीमार थे और व्हील चेयर पे, वो बहुत ही सेलेक्टिव चैनल्स पे गए थे वो उसके लिए, और उनमें से एक प्रोग्राम आपका था। हाँ जी। और वो प्रोग्राम बहुत दुनिया भर में देखा गया और बड़ा अप्रिशिएट किया गया। लोगों को उससे अपडेट्स मिली कि उनकी कंडीशन कैसी थी उस वक्त और वो सब। बिल्कुल। तो आपका प्रोग्राम तो देखते हैं हम लोग बड़े शौक से वहाँ भी। बहुत शुक्रिया। और हम इस पे जो ज़िंदगी के चंद हासिले, जिसे कहना चाहिए, आपके मेहनत होते हैं, हासिले का काम होते हैं ना, उनमें से एक ये था कि मेहदी हसन खान साहब से मुलाकात हो जाए। और अल्लाह ताला ने फिर जब ये एजाज़ बख्शा कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए, और हालांकि वो उस वक्त बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी बोलती आंखों से जैसे फिर मैंने मतलब समझा उनको, और वो जो वक्त उनके साथ गुजरा वो ज़िंदगी के यादगार तरीन लम्हात में से है। तो आप तो वो खुश नसीब हैं जो बेटे हैं उनके। तो ये आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसा था और क्या था? वालिद साहब होने के नाते जो हम एक वालिद और बेटे का रिश्ता होता है वो तो हमारा हमेशा लैक हुआ, क्योंकि वो इतने मसरूफ़ थे ज़िंदगी में। और कभी 3 महीने में एक बार आते थे 15 दिन के लिए कराची, तो उसमें भी हमारी मुलाकात बड़ी मुश्किल से हो पाती थी कि हम सुबह उठ के तैयार हो रहे तो एकदम से वालदा मेरी कहते थे खामोश रहो आराम से। तो पूछते थे क्या हुआ, कहना तुम्हारे अब्बू आए हुए। तो हमें पता भी नहीं होता था कब आए कब नहीं। तुम्हारे अब्बू आए हुए तो सो रहे हैं, अच्छा अच्छा। तो उस हम बड़ी खुशी खुशी स्कूल जाते थे, और ये सारा दिन एक एक्साइटमेंट होती थी कि अब जब वापस आएंगे तो वालिद साहब घर में होंगे। जब वापस आते तो वो जा चुके होते थे, रेडियो या टीवी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती थी। तो बड़ा एक वो रहता था मामला। लेकिन ये कि सिंगर होने के अलावा वो एक बहुत ही शफीक वालिद थे, और उन्होंने हमेशा ज़िंदगी के हर मामले में बहुत गाइड किया हम लोगों को। तो बहुत उनके साथ अच्छा रहा। लेकिन ये कि उनके साथ वक्त लेने के लिए फिर मैंने जो एक तरीका अपनाया वो ये था कि मैं उस ज़माने में एक मेरा बैंड था, मैं कीबोर्ड बजाता था। तो मैं उनके पास प्रपोज़ल लेके गया। मैंने कहा अब्बू, हम लोग उनको बाऊजी कहते थे हमारे राजस्थानी ज़बान में, बाऊजी बड़े भाई को कहते हैं, लेकिन उस ज़माने की सकाफ़त ये थी कि वो बाप जना बेटे को किसी को इंट्रोड्यूस कराते हो, थोड़ा वो फील करते कि मैं बाप बन गया हूँ। तो वो एक बड़ा ट्रेडिशन है राजस्थान का। तो बाऊजी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मौका दें, आपके साथ मैं कीबोर्ड बजाना चाहता हूँ। तो सुर के मामले तो वो परफेक्शनिस्ट थे, आपको पता ही है और सारी दुनिया जानती है। तो उन्होंने बड़े एक ख़ास लुक दिया मुझे, कहने के कीबोर्ड मेरे साथ गज़ल में। मैंने कहा जी। अच्छा, उनका मशहूर था कि वो हारमोनियम तबले के साथ ट्रेडिशनल उनका स्टाइल था। तो कहने लगे कि अच्छा। तो फिर वो मुझे एक पहले टूर पे 1985 में कुवैत लेके गए 20 दिन के लिए। तो क्योंकि मैं जानता था कि वो उनको क्या चाहिए
और मुझे अपना कैसे मनवाना है, तो एक ट्रेडिशनल कीबोर्डिस्ट की तरह अगर मैं उनके साथ सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता, सैक्सोफोन, फ्लूट वगैरह ये वो तो नहीं बात बनती। उनको जो एक मेलोडी जो चाहिए थी, जो रचाव चाहिए था, मैंने वो स्ट्रिंग्स में उनके साथ बजाया। तो पहले टूर में मैंने ऐसा बजाया कि उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने 85 से लेके उनको जब नवंबर 2000 में फालिज हुआ तो उस वक्त तक मैंने उनके साथ दुनिया भर में टूर्स किए। मैं उनका मेन म्यूजिशियन बन गया। लेकिन कीबोर्ड बजाना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि इस तरह से मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूं और उनसे सीखूं। फिर मेरी ट्रेनिंग जो है वो शोज़ में भी हो रही थी, जहाज़ों में, गाड़ी में, ट्रैवलिंग में, हर जगह फिर मैं जो सवाल होता था मैं उनसे पूछता रहता था। ठीक। बल्कि इस रेफरेंस में एक छोटी सी बात, अगर आपका वक्त ज़्यादा ना लूँ, तो ये था कि वो जो मैंने जिक्र किया कि 15 दिन के लिए वो आते थे, तो उसमें जिस दिन हमारा हाफ डे होता था स्कूल का, मैं जल्दी आता तो मैं पहले से नहा धो के तैयार होकर बैठ जाता था। तो जब वो उतर के नीचे आते थे जाने के लिए, तो मैं पूछता था मैं चलूँ आपके साथ? तो वो देखते थे, कहते हाँ तो तुम तैयार, फिर देखते थे, कहते हैं लेकिन तैयार तो तुम हो, अच्छा ठीक है चलो। तो मैं बड़ा खुश हो जाता था। उसमें मेरे 2 लालच होते थे। एक तो ये कि उनका मूड होता था, फिर मुझे गाड़ी चलाने को मिलती थी उनके साथ, और दूसरा फिर मेरे जितने भी म्यूज़िक से रिलेटेड सवाल होते थे वो फिर उनके साथ ड्राइव करते मैं फिर सारे एक एक करके सवाल पूछता था। वो मुझे फिर गाइड करते थे कि हाँ ये इसमें ऐसे होता है, वैसे होता है। तो इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या क्या सवाल होते थे, क्या क्या मैं जानना चाहूँगी। लेकिन खान साहब उससे पहले ये एक बहुत आपने हंसते हुए सारी बातें बताई, लेकिन एक बच्चे के तौर पे ये तकलीफ दे होता है। मैं भी इस बात को समझ सकती हूँ कि कोई भी फनकार या साइंसदान या डॉक्टर, कोई भी शख्स जो अपने करियर में जब अपने फ़न के, अपनी ज़िंदगी के पीक टाइम पे होता है, वही वो टाइम होता है जो फैमिली को भी उस वक्त चाहिए होता है। ये बैलेंस जो है बरकरार रखना ह्यूमनली मुमकिन नहीं है। अगर आप ज़्यादा इस तरफ फैमिली को वक्त दें तो आप उस तरफ से जो है मार खा जाते हैं, और अगर आप उस तरफ जो है उस दौड़ में भागने की कोशिश करें तो इस तरफ से हार जाते हैं। सो ये बहुत गिरा गुजरता है। लेकिन एक बच्चे के तौर पर ये जो कमी थी, ये कभी आपके अंदर किसी खलिश में भी बदली? कभी आपने उनसे किसी शिकवा किया हो कि कहा हो कि वक्त नहीं दिया आपने? नहीं, खलिश तो नहीं थी, क्योंकि मेरी इसका क्रेडिट मेरी वालदा को जाता है। मेरी वालदा ने ज़िंदगी में, और मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह से मेरी वालदा ने सारे मामलात को संभाला, और वो म्यूज़िकली उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो शायद मेरे वालिद साहब उतने पैशन के साथ, उतने डिवोशन के साथ अपने काम पे तवज्जो ना दे पाते। जी एग्जैक्टली। फिर वो फैमिली मैन बन जाते हो। बिल्कुल। तो मेरी वालदा ने इस मामले में बहुत हम सबको, सारी ज़िंदगी के जितने भी रोज़मर्रा चीज़ें होती वो मेरी वालदा संभालती थी। वालिद साहब को उन्होंने बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ था। खलिश ये ज़रूर थी कि हम कभी याद करते हैं कि वालिद साहब से कभी खेले हों, साथ में मिले हों, तो मुझे, अगर मैं सोचता हूँ तो ईद बकरीद पे ऐसा होता था कि हम गले मिलते थे वालिद साहब से। उसके अलावा हमें एक वो रहते थे कि यार कभी वालिद साहब आए और हाथ मिला लेते थे, तो हम बड़े सारा दिन हाथ को ही देखते रहते कि यार आज वालिद साहब ने हाथ मिलाया है। तो अच्छा खान साहब, वैसे बहुत सारे लोग ना आपकी इन बातों से रिलेट कर सकते हैं। समा वालिद का रिश्ता हमारे यहाँ रिवायती तौर पर भी एक ज़रा दूरी का रिश्ता है। मैं अक्सर लोगों को मैंने ये देखा, और एक शख्स को, एक साहब को तो मैंने रोते हुए देखा इस बात पे कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार चूमा, और वो तब था जब वो वफ़ात पा चुके थे। तो मुझे ये ख्याल आया कि काश मैंने ये जो बोसा आज इनकी पेशानी पे दिया है, जब वो दुनिया से जा चुके हैं, मैंने ज़िंदगी में दिया होता। सो ये डिस्टेंस हमारा समा वालिद से रहता है, वालदा से इतना नहीं होता। ये कुछ कल्चरल भी है हमारा इस तरह से, अनफॉर्चुनेटली। जो नहीं, मेरा ख्याल आप तो ऐसे वालिद नहीं होंगे बिल्कुल। अरे मेरी तो बेटियां, मेरी 3 बेटियां माशाल्लाह। माशाल्लाह। और वो सारी चीज़ें जिनसे मैं गुजरा, अल्लाह का शुक्र है कि वो, मैं बल्कि मजाक में ही बोलता हूँ कि मेरी वालदा की डेथ हो गई, लेकिन मेरी 3 माएँ पैदा हो गई घर में। वो पूरा डिक्टेट करती हैं हर चीज़ में। अब तो ये हो गया, हालांकि एज इतनी ज़्यादा नहीं है जिसको मैं कहूँ कि बहुत ही बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह 24 साल की है। तो वो घर कहीं बाहर भी निकलते हैं तो गाड़ी नहीं चलाने देती, अब पापा आप बैठे हैं। तीनों बच्चे जो हैं, मैं कुछ ग्रोसरी वगैरह लेके आऊँ तो सामान नहीं उठाए देते, नहीं आप छोड़े। तो मुझे कभी कभी फील होता है कि मैं इतना नाकारा तो नहीं हो गया हूँ, लेकिन उसके साथ उन बच्चों का प्यार भी मुझे नज़र आता है। हाँ। तो वो डिस्टेंस मैंने जो ना वो नहीं रखा, और मुझे खुशी है इस बात की कि उनका वो जो प्राइम टाइम था उसको मैंने भी इंजॉय किया, और उनको भी ज़िंदगी में याद रहेगा कि मेरे माँ बाप के साथ हमारा वक्त कैसा गुजरा। अच्छा खान साहब, अब आपने ये बात छेड़ी दी है, तो बेटियाँ वर्सेस बेटे,
मेहदी हसन खान साहब के बेटे ज़्यादा थे, बेटियां 2 ही थीं। जी जी। और वो भी चूँकि रिवायती तौर पे पाकिस्तानी मुआशरे में पली बढ़ी, तो वो कभी मंजर आम पे नहीं आई, ना हमने कभी देखा सुना। लेकिन बेटे खासे हम मिलते जुलते भी रहे, आते जाते भी रहे। तो बेटियों और बेटों में क्या फ़र्क आपने महसूस किया है? बेटियां, मेरा ख़्याल है कि मेरी ओपिनियन में बेटियां माँ बाप से ज़्यादा लगाव रखती हैं, ज़्यादा प्यार होता है और अल्लाह ताला की रहमत होती है। और बेटे जो होते हैं वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रिया माश के चक्कर में फिर कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाते हैं, तो एक डिस्टेंस आ जाता है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मैं और मेरी वाइफ का नाम सफ़ीना है, तो सफ़ीना और मैं, हम दोनों की शुरू से ही ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी पैदा हो। अच्छा। और फिर उसके बाद भी बेटी पैदा हुई, तो हमें कभी ये मलाल नहीं हुआ कि यार हमारा बेटा होना चाहिए, कुछ नहीं। हम लोग बहुत अल्लाह की रहमत से खुश हैं। और मेरे घर में, मतलब मेरे वालिद साहब की फ़ैमिली में मेरी वालदा से जो है ना, हम लोग 5 भाई पैदा हुए। 5 भाइयों के बाद फिर बहन पैदा हुई मेरी, जो सबसे बहनों में जो सबसे बड़ी है। तो वो घर में एक ऐसी खुशी उसके जब उसकी पहली सालगिरह हुई, तो हमारे यहाँ मेरे घर के आगे तकरीबन कोई 1,500 के करीब लोगों को इनवाइट किया गया था। और पहला वाक़या था हमारे वहाँ पे कि मैडम नूर जहाँ और सलामत अली ख़ान, नज़ाकत अली ख़ान, ये सब वहाँ पे हमारे घर के आगे उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस की थी। बेटी की खुशी में, बेटी की पैदाइश की खुशी में। उसकी पहली सालगिरह पे। और उसकी सालगिरह 7 दिन तक चली थी। वो 7 दिन तक फेस्टिवल चलता रहा म्यूज़िक का और वो सब। तो ऐसी सालगिरह आज तक ना हुई और ना शायद कभी होगी। हाँ, इतने सितारे कहाँ इकट्ठे होंगे फिर। अब तो ये इतने सितारे पाए भी नहीं जाते। क्या दौर था, क्या कहकशां थी वो, जब इतने बड़े बड़े लोग हैं। और आपको इन सब की सोहबत मिली? जी आपको इनसे बातचीत का इत्तेफाक हुआ, मिलने जुलने का मौका मिला? बिल्कुल बिल्कुल। मैं मैडम नूरजहाँ से भी मिला, सलामत अली ख़ान साहब से भी मिला, और तकरीबन बड़े बड़े तमाम लोगों से मिला, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से मिला। और अब्रॉड रहने की वजह से एक ये भी मुझे अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, या खुशकिस्मती थी मेरी, कि ये सारे लोग जब अमेरिका आते थे तो मैं उनको घर पे भी बुलाता था, उनके प्रोग्राम्स में भी जाता था। और वो सब मेरे वालिद साहब के ज़ाहिर है वो बड़ा रिगार्ड करते थे और बड़ा खुश होते थे, बड़ी दुआएं देते थे। तो सबके साथ मुझे काम करने का भी मौका मिला। सही। अब इन सब में से आपके पर्सनल फेवरेट एक जैसे होता है ना कि मुझे की ना सारे ही बहुत पसंदीदा होंगे किसी न किसी हवाले से, लेकिन कोई एक ख़ास शख्सियत जो आप समझते हैं, जिनकी मोहब्बत याद रही हो, जिनकी कोई सुर याद रहा हो, कोई उनसे निस्बत उल्फत ऐसी हो कि आप उसे भुला ना पाएँ? जी, बहुत सारे लोग हैं और इसमें ये डिफ़ाइन करना इसलिए मुश्किल है कि हर एक से मैंने कुछ ना कुछ लिया है। अच्छा। हर एक की मोहब्बतें और म्यूज़िकली मुझे कहीं ना कहीं से कुछ गाइडेंस मिली। तो फ़ैल नियाज़ी साहब यहाँ इस्लामाबाद में होते हैं, तो मुझे याद है कि मैं मेरे वालिद साहब के साथ जब भी यहाँ इस्लामाबाद आते थे, तो वो उनका और मेरे वालिद साहब का ऐसा प्यार था कि वो होटल में कमरे छोड़ के मेरे वालिद साहब उनके घर चले जाते थे। और उनके घर मुझे इतना मज़ा आता था, क्योंकि जितना टाइम हम लोग बैठे होते थे, चाहे दिन है चाहे रात है, हर वक्त हारमोनियम तबला खुला हुआ होता था, म्यूज़िक की बातें होती रहती थी। वो मेरे वालिद साहब के डाई हार्ट फ़ैन थे और मेरे वालिद साहब उनके डाई हार्ट फ़ैन थे। तो बड़ी जिस लेवल की वो उनकी गुफ्तगू और जिस लेवल की म्यूज़िकली बातें हो रही होती थी, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और बड़ा मज़ा आता था उस एनवायरनमेंट में। खान साहब, क्या दौर था ना, जेलसीज का, मुकाबलों का, एक दूसरे की लेग पुलिंग का कोई मंजर आपको उस वक्त का भी याद है? आजकल का दौर तो बिल्कुल, ये दोस्तियाँ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, सेम प्रोफेशन के लोगों की इस तरह की एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इस तरह की एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग जो है, तो देखने सुनने को नहीं मिलती, बहुत कम है। जी जी, नहीं, मेरा ख्याल उस ज़माने में लोग बहुत मुनसिफ थे। मैं उसका एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मेरे वालिद साहब, मतलब मेरे जो दादा थे, तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी है कि मेरे वालिद साहब 16th जनरेशन थे म्यूज़िक में। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो उनसे पहले 15 जनरेशन तक हमारे यहाँ क्लासिकल ध्रुपद गाया जाता था। वालिद साहब वाहिद आदमी थे जिन्होंने गज़ल गायकी को अपनाया और एक नया रंग दिया और एक स्टाइल दिया जो दुनिया फॉलो करती है। तो मेरे दादा 2 भाइयों की जोड़ी में वो गाते थे, अज़ीम ख़ान और उनके भाई इस्माइल ख़ान। वो हिंदुस्तान से, उस ज़माने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, तो वो वहाँ से लाहौर आए बड़े ग़ुलाम अली ख़ान को मिलने के लिए। और मिलने नहीं, वो आए और आके उनका जुमला ये था कि जी मैं अज़ीम ख़ान और ये मेरे भाई इस्माइल ख़ान, हम लोग राजस्थान से आए हैं
बहुत नाम सुना है तुम्हारा, हम देखने आए कि तुम क्या करते हो। अच्छा। तो ये एटीट्यूड। हम्म। तो बड़े गुलाम अली खान ने कहा कि जी खान साहब बहुत शुक्रिया, बैठिए। तो बैठे, उसके बाद उन्होंने अपना गाना सुनाया और जो उनका स्टाइल था, ठुमरी अंग जो गाते थे वो, तो वो 1-1.5 घंटा सुनाया उन्होंने बैठ के सुना। और जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा हाँ भाई, जैसा आपके बारे में सुना था उससे भी बेहतर पाया, और जेब से पैसे निकाल के नजराना दे के उनको गए। तो इस तरह के मुनसिफ लोग थे उस ज़माने में। ऐसा नहीं है कि वो अपनी अना में बैठे रहे कि जी हम क्या हैं, ये क्या है, वो क्या है। वो जिसको जैसा मानते थे वैसा तारीफ करने में फिर बुखल नहीं करते बुखल थे। नहीं करते और देखिए क्या बात है कि चल के आना इतनी दूर से कि तारीफ सुनी है एक शख्स की, तो उसका हाँ, सुर देखने सुनने, आए वो। उसका सुर जो है वो चल के देखते हैं और जांचते हैं। सो ये एक बड़ी बात है। अच्छा खान साहब, आपने बार बार जिक्र किया राजस्थान से ताल्लुक़ का। मेहदी हसन खान साहब के लहजे में कभी कोई राजस्थानी रंग और अंदाज जो है वो नहीं झलका। जी जी। ये भी एक बहुत कमाल बात थी, और ना ही आपके अंदर कोई इस तरह का रंग और वो नज़र आता है। जी, मेरे वालिद साहब की ये क्वालिटी, बहुत सारी क्वालिटीज़ में से एक ये वाहिद, एक ये भी क्वालिटी थी उनकी कि वो चीज़ों को अडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेते थे। और उर्दू में तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, लोग उनकी गज़लों से अपनी हिंदुस्तान में तो ख़ास तौर पे अपनी अपनी उर्दू से ही करते हैं लोग, गज़लें सुन सुन के। लेकिन उन्होंने बहुत सारी ज़बानों में गाया। नेपाली में गाया तो ऐसा गाया कि वो नेपाली लगता था कि नेटिव नेपाली गा रहे हैं। सिंधी में गाया तो ऐसा ही गाया, सराइकी में गाया तो ऐसा ही गाया, बंगाली में गाया तो ऐसा ही गाया। तो वो उनके अंदर एक क्वालिटी थी अल्लाह ताला की तरफ से कि वो अडॉप्ट कर लेते थे और उसको उसी तरह गाते थे। तो अब क्योंकि पाकिस्तान जब आए तो उनका ताल्लुक़ शुरू में रेडियो पाकिस्तान से बहुत रहा था, और उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान जो है कि, और अब भी एक इंस्टीट्यूट की शक्ल होता है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वहाँ उस ज़माने के जो प्रोड्यूसर्स थे और म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे और जितने लोग थे, वो हर चीज़ का बड़ा ख्याल रखते थे, तलफ़ुज़ की अदायगी, पोइट्री और ये सब, कलाम की सिलेक्शन। तो उसमें मेरे वालिद साहब ख़ुद बताते थे कि उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और अपने नॉलेज को, उर्दू की नॉलेज को इम्प्रूव करने का बहुत मौका मिला उनको। बिलाशुबा हम गुफ्तगू इतनी पुरलुत्फ़ है कि आपकी अभी गायकी की तरफ जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हम अपने देखने वालों को आपका जो बहुत सा फ़न है उससे भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन हमें इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकना है, साथ रहिएगा। खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए।